नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे श्रीलंका के आपातकाल की। श्रीलंका की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। जनता सड़कों पर उतर आई है। इमरजेंसी सेवा के लिए भी बिजली की किल्लत है। महंगाई आसमान छू रही है। आम लोगों को जरूरी का सामान भी नहीं मिल पा रहा है। सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है। बाहर से आयात बंद है। निर्यात के लिए देश में कुछ बचा नहीं है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है। जनता सड़कों पर उतर आई है, जिसका विरोध आगजनी और तोड़फोड़ के रूप में सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सेना की सुरक्षा में अंडरग्राउंड हो चुके हैं। सरकार के एक सांसद को जनता ने कार सहित तालाब में डुबोकर मार दिया है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। आर्थिक और राजनीतिक आपातकाल के बीच श्रीलंका अब सेना के हवाले है। देश को इस स्थिति से उबारने के लिए भारत विरोधी श्रीलंका की वर्तमान सरकार के सारे प्रयास फेल हो चुके हैं। चीन के कर्ज में फंसे श्रीलंका को चीन अपना उपनिवेश यानी अपनी कॉलोनी बनाने की फिराक में है। चीन के चक्कर में मूर्छित पड़े श्रीलंका को फिर से जीवित करने के लिए जो संजीवनी चाहिए, उसके लिए वह भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। श्रीलंका के सांसद प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मदद मांग रहे हैं। वर्ल्ड फेम श्रीलंकाई क्रिकेटर जयसूर्या पहले ही भारत को बड़ा भाई बता चुके हैं। अब सवाल ये कि क्या भारत श्रीलंका को संजीवनी प्रदान करने के लिए अपनी सेतु खोलेगा? क्या भारत श्रीलंका की मदद करने की स्थिति में है? क्या श्रीलंका में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत को श्रीलंका की मदद के लिए आगे आना चाहिए? और इसके साथ साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि श्रीलंका के बिगड़े हालात से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। क्या श्रीलंका की बदहाली के लिए सिर्फ चीन जिम्मेदार है या श्रीलंका खुद भी इसके लिए जिम्मेदार है? करेंगे इस पर चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट के बाद मेहमानों के साथ परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। श्रीलंका भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। स्थिति इतनी भयावह है कि लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मरने मारने को तैयार हैं। आसमान छूती महंगाई से परेशान लोगों ने पीएम आवास का घेराव कर दिया। तनाव इतना बढ़ गया कि महिंद्रा राजपक्षे को त्याग पत्र देना पड़ा। भीड़ इतने में भी नहीं शांत हुई। प्रदर्शनकारी तो राजपक्षे की जान लेने पर आमादा थे। आनन फानन में सुरक्षा कर्मियों ने महिंद्रा राजपक्षे और उनके परिवार को सेफ हाउस पहुंचाया। पिछले 2 साल में राजपक्षे सरकार ने ऐसे क्या फैसले लिए जिसके कारण श्रीलंका को ये दिन देखना पड़ रहा है। 2 साल में श्रीलंका की इकोनॉमी धराशायी हो गई है। इसके पीछे का कारण क्या है? कोरोना महामारी के आने से पहले 2019 में विश्व बैंक ने श्रीलंका को दुनिया के हाई मिडिल इकोनॉमी वाली कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया। लेकिन श्रीलंका अपना विदेशी कर्ज लौटा पाने में असमर्थ है। उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका में महंगाई दर 22% से ऊपर हो गई है, जो किसी भी देश में महंगाई दर का सबसे भयानक स्तर है। पिछले कुछ दिनों में श्रीलंकाई रुपए डॉलर के मुकाबले 80% तक कमजोर हो चुकी है। मार्च में $1 की कीमत 201 श्रीलंकाई रुपए थी, जो अब बढ़कर 307 श्रीलंकाई रुपए हो चुकी है। अप्रैल तक श्रीलंका के ऊपर $35 अरब का कर्ज था, जो अब बढ़कर $51 अरब हो चुका है। पैसों की किल्लत की वजह से श्रीलंका को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में रखे गोल्ड रिजर्व का आधा हिस्सा बेचना पड़ा। वहीं श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $7.5 अरब था, जो फरवरी 2022 में गिरकर $2.31 अरब रह गया है। इसी के साथ श्रीलंका के सरकार ने विदेशी आयात पर प्रतिबंध लगाया, तो वहां रासायनिक खाद की भारी किल्लत हो गई, जिसके बाद सरकार ने पूरे श्रीलंका में जैविक खेती को अनिवार्य कर दिया। खेती में आए अचानक इस बदलाव के कारण अनाज के उत्पादन में भारी कमी हो गई। टूरिज्म का श्रीलंका के इकोनॉमी में 10% का योगदान रहता है। टूरिज्म श्रीलंका के विदेशी करेंसी का तीसरा सबसे बड़ा माध्यम है, पर कोरोना के वजह से श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिससे श्रीलंका की आर्थिक हालत और बिगड़ गई। कुल मिलाकर श्रीलंका आज चीन के भारी कर्ज के बोझ तले दबा है, जिससे उबर पाना श्रीलंका के लिए आसान नहीं है। प्रधानमंत्री राजपक्षे इस्तीफा दे चुके हैं। सेना स्थिति को संभालने में लगी है, लेकिन श्रीलंका की जनता और वर्तमान नेतृत्व भारत से उम्मीद लगाए हैं। स्थिति को सुधारने और श्रीलंका को फिर से खड़ा करने के लिए जिस संजीवनी की जरूरत है, वह भारत के राम सेतु से ही आ सकती है।
मूर्छित पड़े श्रीलंका को संजीवनी की जरूरत है और संजीवनी देगा कौन, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं। एएस बहल जी पूर्व राजनयिक हैं और इसके अलावा हमारे साथ आकाश जिंदल जी हमारे साथ हैं, ग्लोबल अर्थशास्त्री हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत एएस बहल साहब मैं आपसे करना चाहूँगा कि श्रीलंका की जो स्थिति हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं, श्रीलंका पे दिन ब दिन जितनी उम्मीद की जा रही थी खराब होने की, उससे ज़्यादा खराब होती जा रही है श्रीलंका की स्थिति। और अब जब एक सांसद को डुबो करके मार दिया है जनता ने, कार सहित तालाब में फेंक दिया, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सेफ हाउस में जाना पड़ रहा है और पूरे श्रीलंका में आग लगी हुई है। आर्थिक आपातकाल और राजनीतिक आपातकाल दोनों की घोषणा कर दी गई है। लेकिन उम्मीद की किरण, क्या आपको लगता है कि जो चर्चा हो रही है, जो श्रीलंका की तरफ से आवाज़ आ रही है, क्योंकि सरकार वहाँ पर भारत विरोधी सरकार है, भारत का विरोध करके वहाँ पर वर्तमान सरकार जो है अभी वो बनी थी, क्या ऐसी स्थिति में भारत की तरफ जो निगाहें टिकी है श्रीलंका की, क्या आपको लगता है कि ये सही स्थिति है भारत के लिए कि वो श्रीलंका की मदद के लिए आगे आए? और श्रीलंका को अगर मदद करती है भारत सरकार तो क्या आपको लगता है कि भारत को इस पे फायदा होगा? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत ही गहरे संकट से गुजर रही है। चारों तरफ त्राही त्राही है, कीमतें आसमान छू रही है, खाद्य सामग्री की कमी है, दूध की, वेजिटेबल्स की, फ्रेश। और अगर हम देखें तो डीजल, पावर कट्स बहुत ही मुश्किल हो गई है श्रीलंका के अंदर। और इसका सीधा का सीधा अगर किसी पे ब्लेम डलेगा तो वो उनके पॉलिटिकल सिस्टम और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज पे पड़ेगा, और खासकर राजपक्षा गवर्नमेंट के ऊपर, जिन्होंने अपनी नीतियों की वजह से उनको ऐसी स्थिति में लेके आए कि आज वो उन्होंने डिफॉल्ट भी कर दिया इंटरनेशनल बॉन्ड्स पे भी, और इंटरनेशनल जो उनके एक्सपेंडिचर है $7 बिलियन उनको देना है फॉरेन एक्सचेंज, तो वो नहीं दे पा रहे हैं, वो अपने ऑब्लिगेशंस को पूरी नहीं कर पा रहे। तो इस समय जब वो चीन की तरफ देख रहे हैं तो चीन भी उनका साथ नहीं दे रहा। थोड़ा साथ दिया उसने, लेकिन कितना साथ देगा, क्योंकि इसमें चीन का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, चीन ने व्हाइट एलिफेंट्स यहाँ पे खड़े कर रखे हैं, चाहे वो हम्बनतोता पोर्ट है, चाहे वो एयरपोर्ट है, चाहे वो कोलंबो पोर्ट है जिसपे रिक्लेम किया उन्होंने लैंड। ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये नॉन रेवेन्यू प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि इनसे पैसा तो नहीं आ रहा लेकिन पैसा जा रहा। उसके ऊपर से टैक्स कट्स, इस गवर्नमेंट ने टैक्स कट्स आते ही कर दिए, जिससे अमीरों का तो फायदा हो गया, लेकिन रेवेन्यू नहीं है देश को चलाने के लिए। तो इस समय में अगर वो कोई भी इनकी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ भारत। जी, भारत तो मदद कर सकता है, ये तो है, श्रीलंका भी देख रहा है भारत की तरफ। लेकिन क्या भारत को फायदा है? क्या भारत को करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये जो स्थिति है, चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत वहाँ पर अपना दबदबा बढ़ाने के लिए मदद लेकर के सामने आ सकता है? लेकिन क्या इससे भारत को क्या फायदा होगा, राजनयिक फायदा या अगर कहें जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नजरिए से अगर हम देखें तो भारत को क्या ये सही समय है भारत के लिए श्रीलंका में अपने प्रभाव को बढ़ाने का? देखिए, श्रीलंका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है इंडियन ओशन में। बिल्कुल, हमारे देश के साउथ में आता है और ट्रैवल करता है इंडियन ओशन की मेजर सी लेन्स को। यहां से दुनिया का 77% बाई वॉल्यूम जाता है ट्रेड। अगर इतना बड़ा ट्रेड यहां से होता है तो बहुत ही जरूरी है कि अगर हमने इनको छोड़ दिया इस समय तो कहीं ना कहीं ये चीन के आगोश में आ जाएंगे और कल ये चीन का ही एक एक्सटेंडेड हिस्सा बन जाएंगे। बिल्कुल, और उसके बाद वो भारत चारों तरफ से गिर जाएगा, पाकिस्तान एक साइड से, म्यांमार दूसरी साइड से, चीन, और ये श्रीलंका नीचे आ गया। तो बहुत जरूरी है कि हम श्रीलंका की मदद करें, मानवीय रीजंस की वजह से भी करें, लेकिन अगर राजनयिक रीजंस भी देखने हैं हमने और पॉलिटिकल रीजंस भी देखने हैं तो ये जरूरी है कि इस समय जब वो एक तरीके से सिविल वॉर कंडीशन में है तो हम उनके लोगों की मदद करें। यहाँ पे मैं एक डिस्टिंक्शन लेके आना चाहता हूँ, हमें उनकी पॉलिटिकल पार्टीज का साथ देते हुए नहीं दिखना चाहिए, हमें देते हुए साथ दिखना चाहिए उनके आवाम का, चाहे दवाइयां है, चाहे खाद्य सामग्री है, चाहे डीजल है, हमें दिल खोल देना चाहिए इस समय, ताकि उनके लोगों का दिल जीत ले हम। बिल्कुल, मतलब श्रीलंका की जो आम जनता है, जो अभी मुसीबत में है, जो अभी झेल रहे, इस पूरे समस्या को जो झेल रही है जो जनता, उसकी नज़र में भारत अपना इमेज बना सकती है और तब भारत के प्रति जो है जो रवैया वहाँ के लोगों का, हालांकि वहाँ की जो सिंगल जनता है वो थोड़ी जो
भारत विरोधी जो है अपनी छवि है उनकी, और वो भारत का विरोध करते रहे हैं, चीन के समर्थन में रहे, और यही वजह है कि वहाँ पे जो सरकार बनी है वो भारत की विरोध की सरकार बनी है। हमारे साथ आकाश जिंदल जी हैं। आकाश जी, पहले भी आपसे इस मुद्दे पर बातचीत होती रही है हमारी। ये मैं जानना चाहूँगा कि कर्ज में डूबा हुआ है, चारों तरफ त्राहिमाम है, मैं 80% जो जीडीपी का है वो कर्जा है इनके पास, यानी महीने भर की कमाई का 80%, अगर देवी 100 रुपये अगर कमाते हैं तो 80 रुपया आपको जो है केवल ब्याज के रूप में चुकाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो बेल आउट पैकेज की मांग करें, क्या आपको लगता है कि भारत बेल आउट पैकेज देने की स्थिति में है, या IMF का, वर्ल्ड बैंक तो चूंकि उनकी जो शर्तें हैं वो श्रीलंका शायद पूरी ना कर पाए तो वर्ल्ड बैंक तो शायद इन्हें कर्ज ना दे, लेकिन क्या आपको लगता है कि IMF को बेल आउट पैकेज के लिए आगे आना चाहिए या भारत को आगे आकर के बेल आउट करना चाहिए? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलिवेंट आपने कहा है। देखिए, भारत को मदद करनी चाहिए जी। भारत के लिए मदद करनी जरूरी भी है। श्रीलंका को ऐसे समय में हमें अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। जितनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस श्रीलंका की है, जिस तरीके से उसकी लोकेशन है, और अगर हमने आज हेल्प ना की तो दूसरी पावर्स के पास हो जाएगा। बट ये सब कहते हुए भी एज एन इकोनॉमिस्ट हमें बेल आउट नहीं देना चाहिए। हमें श्रीलंका की मदद करनी चाहिए। श्रीलंका की मदद इस तरीके से करनी चाहिए कि वो अपनी कंट्री को जो है रीऑर्गेनाइज कर सके, रिसरेक्ट कर सके, और साथ ही साथ उनको ब्रीदर लोन, देखिए लोन होते हैं ब्रीदर लोन और ब्रिज लोन। ब्रिज लोन और ब्रीदर लोन कौन देती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस तरह की कंट्रीज हैं जो ब्रीदर लोन या ब्रिज लोन देती हैं। उसके लिए उसको कंट्री को रेसरेक्ट करना, उसके लिए रीऑर्गेनाइज करना, उसके लिए उस कंट्री के अकाउंट्स और उस चीजों को इस तरीके से रखना कि उस कॉस्ट को जस्टिफाई किया जाए। क्योंकि आज अगर IMF लोन देती है या वर्ल्ड बैंक लोन देती है या ADB लोन देती है तो उसमें क्या होगा? कंडीशनलिटीज होगी। तो भारत एक बड़े भाई का रोल अदा कर सकता है, पैसे देके नहीं। वो पैसे देने वाले बड़े भाई हमने नहीं बनना, बिल्कुल। हम वो बड़े भाई हमें बनना चाहिए कि उनको एडवाइस करें, उनको गाइड करें कि किस तरीके से अपना केस वो डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास रखें। क्योंकि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये कहेंगी कि हम आपको ब्रीदर लोन या ब्रिज लोन दे सकते हैं, बट उसमें ये कंडीशनलिटीज फॉलो करनी पड़ेगी। तो भारत उसमें एक एडवाइजर के रूप में जो है मदद भारत को करनी चाहिए। देखिए, बड़े क्लियर है, हमें अपने इंटरेस्ट भी साथ में, साथ ही साथ हमें अपना पैसा नहीं फंसाना है। तो भारत को बहुत क्लेवरली, बहुत तरीके से जो है एक्ट करना होगा। और भारत की आज लेकिन आकाश जी, यदि IMF लोन देती है तो शर्तें तो IMF की माननी पड़ेगी श्रीलंका को। तो फिर भारत अगर कोई एडवाइस करता है तो भारत के एडवाइस को मानने श्रीलंका कैसे मानेगा और क्यों मानेगा? IMF अगर मना करता है कि भाई आप भारत की ये बात मत मानिए क्योंकि पैसे तो हमने आपको दिए हैं, तो आपको हमारी शर्तों के हिसाब से काम करना होगा। बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा, इससे मुझे बहुत कुछ क्लैरिफाई करने का मौका मिलेगा जी। IMF अगर कंडीशनलिटी रखेगा जैसे पाकिस्तान को रखी है, तो वो ग्लोबल रिलेशन को लेकर नहीं रखेगा। वो कंट्री के फाइनेंसेस को सुधारने के लिए, कंट्री की इकोनॉमी को देखते हुए, कंट्री के फिजिकल को देखते हुए, कंट्री के अंदर रेवेन्यू जनरेशन कैसे किया जाए उसको लेकर शर्तें रखेगा। मतलब IMF ये शर्तें रखेगा कि आप हमें ये प्रूव करो कि हम आपको लोन तो दे देंगे, उसके बाद कंट्री के इंटरनल फाइनेंशियल आप कैसे सुधारोगे। बिकॉज IMF अगर लेंडिंग कर रहा है तो उसमें ये कंडीशनलिटी होगी कि आप उसके बाद हमें ये दिखाओ कि अपना घर सुधार के किस तरीके से इस पैसे से अपने आप को रेस्क्यू करोगे, इस सिचुएशन से रिकवर करोगे, और कल को मेरा पैसा वापस करने की पोजीशन में भी होगे। उसमें हिंदुस्तान का कोई हित नहीं होगा, उसमें उनको अपने फाइनेंशियल ठीक करने होंगे, अपना घर ठीक करना होगा। अपना घर कैसे ठीक होगा? एज एन इकोनॉमिस्ट, मेरी श्रीलंका की इकोनॉमी को मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश ने बहुत डीपली स्टडी किया। अपना घर ऐसे ठीक होगा, सबसे पहले तो नेट इंपोर्टर बनना आज किसी भी कंट्री के लिए लॉजिकल बात नहीं है। तो नेट इंपोर्टर की बजाय उन्हें एक्सपोर्टर बनना होगा। अब एक्सपोर्ट में श्रीलंका जिस तरीके से एक आइलैंड नेशन सिचुएटेड है, ग्लोबल एक्सपोर्ट के लिए वो काफी अच्छा हब बन सकता है ग्लोबल ट्रेडिंग के लिए। साथ ही साथ IT और BPO के अंदर वो काफी प्रोग्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा टी, कॉफी, फिश में और एक्सपेंड कर सकते हैं अगर वो इंटरनेशनल टाई अप कर लें। अब देखिए, आज की तारीख में वहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी आ सकती है। जो लोग FDI को समझते हैं,
जो लोग नादान है उनको तो शायद इस चीज पे आश्चर्य हो कि जिंदल साहब आप क्या बात कर रहे हो, वहां तो आग लगाई जा रही है, वहां तो लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर ऐसे में क्या अपना पैसा डालेगा? क्या ऐसी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जाएगा जहां आग लगाई जा रही है? बिल्कुल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर ऐसी जगह जा सकता है अगर उसको केस स्ट्रांगली पुट किया जाए, क्योंकि उसे बहुत सस्ती वैल्यूएशन पे एंट्री मिल जाएगी, वो पैसा वहां लगा सकता है। तो ऐसे में श्रीलंका को एक्शन प्लान, अपना रिवाइवल प्लान इस तरीके से पेश करना होगा, उसमें भारत बहुत मदद कर सकता है। और एक क्लैरिफिकेशन मैं आपसे चाहूंगा, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि 1991 में जब भारत में आर्थिक मंदी आई थी तो उसके बाद जब लोन भारत को जब मिला था बेल आउट पैकेज, तो उसमें शर्त IMF की तरफ से रखी गई थी कि भाई आप अपने बाजार को विदेशी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आप खोलेंगे। ये शर्त भारत की तरफ से कोई सुझाव नहीं दिया गया था। इनफैक्ट उधर से ही सुझाव आया था कि आप FDI के लिए अपने दरवाजे खोलोगे, अर्थव्यवस्था को खोलोगे, ताकि विदेश की कंपनियां यहाँ पे आएगी और यहाँ काम करेगी तो उनका रिकवर होगा, इकोनॉमी रिकवर होगी। तो ये सजेशन था जिसको कि भारत की सरकार को मानना पड़ा था, तत्कालीन सरकार को। तो आप इसी तरीके की बात करें, लेकिन आप कह रहे हैं कि श्रीलंका को अपना प्लान देना होगा। क्या ये प्लान श्रीलंका बना करके देगा भारत की मदद से, या इंडिपेंडेंटली देगा, या जो लोन देगी जो एजेंसी, ये उसका प्लान होगा? क्योंकि पैसा वो दिया है तो पैसा रिकवर करने का प्लान भी उसी का होगा। जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। आई थैंक यू फॉर आस्किंग सो वंडरफुल एंड लॉजिकल क्वेश्चन। आप तो बिल्कुल इकोनॉमिस्ट वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज। देखिए, वो प्लान ऑफ एक्शन जो कंट्री बोरो कर रही है उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ साथ, क्योंकि उसकी ड्यूटी है वो प्लान बनाना जिसको वो इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन वो प्लान अप्रूव कौन करेगा? अप्रूव करेगी लैंडिंग बॉडी। तो जब वो प्लान ऑफ एक्शन बना के ले जाएंगे कि हाँ हम ये कर सकते हैं, इस तरीके से अपना घर सुधारेंगे, ये हमारा रिवाइवल प्लान है, इस तरीके से हम फॉरेस्ट रिजर्व को बीफ अप करेंगे, इस तरीके से हम पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे, इस तरीके से हम जो ग्लोबल पेमेंट्स है वो करेंगे। अब उस प्लान में कितनी सक्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है और कितना वर्केबल है, कितना एग्जीक्यूटेबल है, वो लैंडिंग एजेंसी देखेगी। तो भारत कहां स्टेप इन कर सकता है? भारत जो कि एक्सपीरियंस कंट्री है, आज एक चीज मैं गर्व के साथ कहूंगा, आज हम वो कंट्री हैं जो 8 से 9% की GDP ग्रोथ एग्जिबिट करने वाले एक साथ। और ये बात आकाश जिंदल या आकाश जिंदल डॉट नहीं कह रही, दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसी कह रही है। और आप अच्छे से जानते हैं मुकेश जी, आप बहुत नॉलेजेबल एंकर हैं, कि दुनिया की GDP ग्रोथ 4.1% से डाउनग्रेड करके 2.7% एक्सपेक्ट की जा रही है। लेकिन हमारा देश, प्रधानमंत्री मोदी साहब को मैं सैल्यूट करूंगा, हमारे यहाँ से 3 गुना, दुनिया से 3 गुना ज्यादा 8 से 9% की GDP ग्रोथ एग्जिबिट की जा रही है। तो इसका मतलब भारत में कैपेबिलिटी है, भारत में टैलेंट है, भारत के अंदर जो है विपरीत दिशा में भी परफॉर्म करने की एबिलिटी है। तो ऐसे में भारत, जिसने अपने आप को रिवाइव किया है, जो राइटली सेड अर्ली 90s में, और आज हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आने वाले 7-8 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। वो बहुत अच्छा एडवाइजर बन सकता है, बहुत अच्छा गाइड कर सकता है। और कुछ दिनों के लिए, जब तक ये अप्रूव नहीं होता, कुछ अमाउंट हम दे सकते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट हमें नहीं देनी, हमें बैलेंस बना के चलना है। श्रीलंका का साथ भी देना है, हाथ भी मिलाने, बट साथ ही साथ अपना पैसा फंसा के ये काम नहीं करना। हमें कुशल जो है, एक कुशल कंट्री की तरह, एक कुशल व्यापारी की तरह काम करना है। और आज जो हमारे पास सरकार है, हमारा लीडरशिप बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर्ड है। आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि सिचुएशन से कैसे टैकल करना है। देखिए, रशिया यूक्रेन में हमने कितना स्ट्रेटेजिकली अपने आप को प्लेस किया है, और सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। बिल्कुल। बहल साहब, एक सवाल है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो संबंध है, जो एक दूसरे के साथ संबंध है, और भारत की जनता, श्रीलंका की जो जनता है, वो अगर भारत के अगेंस्ट होकर के किसी सरकार को चुनती है, तो उसमें एक जो मामला आता है तमिल सेंटिमेंट का मामला। एक ही मात्र एक ऐसा इशू है तमिल सेंटिमेंट का, जो भारत का श्रीलंका के प्रति किया हुआ कोई भी अच्छा काम जो है, अगर इस इशू को आप अच्छे से डील नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा जो मामला है वो स्पॉइल हो सकता है। क्या आपको लगता है कि अभी जो इशू, हालांकि जो सांसदों ने चिट्ठी लिखी है मोदी को, और मोदी को इंटरफेयर करने के लिए, मदद करने की बात कर रहे हैं, वो सारे तमिल सांसद हैं, और इसका वहाँ पर विरोध भी हो रहा है। जो दूसरे पक्ष है, जो वहाँ के श्रीलंका के मूल निवासी हैं, जो वो इसका विरोध भी कर रहे हैं कि भाई हमारा इंटरनल मैटर है, मोदी से मदद क्यों मांगी जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस मौके पर जो तमिल सेंटिमेंट है, खासतौर पर मैं उस परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहूँगा कि 13th अमेंडमेंट जो है श्रीलंका के संविधान में, जिसको लागू करने की बात
हमेशा मांग करता रहा है भारत कि श्रीलंका जो है 13th अमेंडमेंट को जो है वो लागू करे अपने यहाँ, लेकिन इसको लेकर के विरोध। क्या आपको लगता है कि ये सही मौका है भारत के पास श्रीलंका को अपनी बात मनवाने का? अगर हम मदद करते हैं तो हमारी शर्त ये रहेगी, जो लंबे समय से भारत ये मांग करता रहा, मोदी सरकार ने भी कहा है, हालांकि राजीव गांधी सरकार के टाइम में ये चीज़ें हुई थी, 13th अमेंडमेंट आया था, लेकिन अभी क्या आपको लगता है ये राइट टाइम होगा श्रीलंका पे इस अमेंडमेंट को मनवाने के लिए दबाव डालने का? मुकेश जी, मैंने बहुत देर से बहुत पेशेंस लेके ये पूरी डिबेट सुनी, आपकी भी व्यूज और अर्थशास्त्री के भी जी। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम वही गलती दोबारा दोहरा रहे हैं जो हमने पहले कर रखी है जी। और जो कई चीजें होती है रिश्तों में और दिलों के रिश्तों में बहुत फर्क होता है जी। और जो श्रीलंका है किसी समय में हमारा देश का भाग था, बिल्कुल। और जो अर्थशास्त्री जी बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक चीज बहुत है, आज श्रीलंका को मदद की जरूरत है, आज उनको राशन चाहिए, बिल्कुल। तो आपकी एडवाइस नहीं चाहिए। और यही चीज फिर गलती कर रहे हैं हम, जब हमको 1.1 बिलियन डॉलर का मांगा गया था हमारे से मदद ताकि हम्बनतोता पोर्ट को बनाया जाए, तो हमने यही दलीलें दी थी जो आज ये अर्थशास्त्री जी दे रहे हैं। और क्या हुआ? चीन की तरफ चला गया ये देश, और कोई भी देश चला जाएगा। दिमाग से नहीं की जाती है, क्योंकि अगर आप मोदी जी की स्पीचेस सुनिए, वो दिमाग से नहीं होती है, वो दिलों को छूती है, इसीलिए वोट लेते हैं वो। और अगर आज आप ये कह देंगे कि हम अपना तमिल वाला अमेंडमेंट अभी ले आएंगे और हम ये सही मौका इनका जैसे, तो हमारे में और चीन में क्या फर्क रह गया? आज हमें उनको मदद करने की जरूरत है। आज अगर हमने पहले की तरह वही गलतियां करी और अर्थशास्त्रियों की सुनी, तो हमारे देश का जो रिलेशनशिप है श्रीलंका के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज वो हमारी तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो हमें उस हिसाब से एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, तमिल्स की जेन्युइन इशू थे, लेकिन आज तमिल और सिनहलीज दोनों यूनाइटेड हैं उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। वहां पे ये तमिल और सिनहलीज की बात नहीं चल रही है, और अगर हम ये बात लाके गन डालेंगे वहां पे, तो उससे हमारी रिलेशनशिप श्रीलंका के साथ और तमिलियंस के साथ भी ओवर अ पीरियड टाइम खराब हो जाएगी, क्योंकि वो बैकलैश सिग्नलीज देंगे उनको श्रीलंका में तमिल के ऊपर। ये चीज हम पहले भी नहीं समझ सके थे, और ये चीजें अभी भी नहीं समझ रहे, क्योंकि हम एक पॉलिटिशियन की तरफ से देखते हैं, हम नहीं देखते एक दूरदर्शी विजन की तरफ से, कि जब किसी को आपकी मदद की जरूरत हो उस समय आप शर्तें दिखानी शुरू कर दें उनको, तो वो ले लेगा मदद क्योंकि उसको चाहिए, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उसके खोट रहेगा, मन में कहीं ना कहीं एक कड़क सी चीज रहेगी, और वो बाद में निकालेगा आपके ऊपर। आकाश जी, ये आपके बातों का विरोध जो है एक तरीके से इन्होंने किया है। मैं चाहता हूं अगर आप जवाब देना चाहें तो आप जवाब दे सकते हैं। जी बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मैं बड़ा क्लियरली कहना चाहूंगा, कैटेगरिकल कहना चाहूंगा, ग्लोबल रिलेशन इमोशन से नहीं चलते। ग्लोबल रिलेशन चाहे यूएस हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, बड़े हार्ड हेडेड डिसीजन होते हैं। उसमें दिल और दिमाग, प्राइमरीली दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री साहब को मैं सैल्यूट करूंगा, ग्लोबल रिलेशन में उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली चला है। ठीक है, प्रधानमंत्री साहब हिंदुस्तानियों के दिलों को छूते हैं, हम लोगों के दिलों पे राज करते हैं, हम उनकी पूरी इज्जत करते हैं, बट ग्लोबली उन्होंने हिंदुस्तान को बड़े सही तरीके से प्लेस किया हुआ है। तभी चलते हैं, अगर इमोशनल होकर डिसीजन ले ले तो काम नहीं बनता। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एजेंसीज हो या बड़ी कंट्रीज हो, जब भी लोन देते हैं तो अपने लोन की रिकवरी का ध्यान रखा जाता है। अगर ऐसे 5 पैसे बांटने शुरू कर दें तो पता चले उसको तो आपने रिकवर कर दिया, खुद के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कभी भी ग्लोबल इकोनॉमिक्स में या ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस तरीके से इमोशंस और विम्स पे डिसीजन नहीं लिए जाते, ना ही आज तक कभी लिए गए हैं। उसमें लॉजिक, उसमें कैलकुलेशन, उसमें फ्यूचर रिलेशनशिप, अपने पैसे की रिकवरी, साथ ही साथ दूसरे से संबंध आपके कैसे रहे वो भी देखा जाता है। और हिंदुस्तान वो चीज बहुत अच्छे से प्ले कर सकता है। आज की तारीख में श्रीलंका को मदद की जरूरत है,
उनके वहां से तो इमोशनल अपील आएंगी आएंगी, लेकिन श्रीलंका अब चाइना के पास जाने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट वो गवा चुके हैं। श्रीलंका है ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड चाइना। और उसका एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, जिससे ग्लोबल पॉलिटिक्स सबको क्लियर हो जाएगी कैसे चलती है। ऑस्ट्रेलिया कभी चाइना के पास गया था, चाइना के साथ टाई अप किया था, अब क्या हुआ मुकेश जी, आपको बहुत ग्लोबल नॉलेज रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अब हिंदुस्तान के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वो क्या बता रहा है, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर रियलाइजेशन आ चुकी है चाइना कैसा कंट्री है। श्रीलंका को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है चाइना कैसा कंट्री है। चाइना एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है, फिर उस कंट्री के अंदर अपना कब्जा जमाता है, चाहे वो पाकिस्तान का सीपैक हो, चाहे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट हो, और कई जगह और आपको एग्जांपल दे सकता हूं। चाइना से पैसा लेना कितना महंगा पड़ता है सबको पता है, जबकि हिंदुस्तान की छवि, हिंदुस्तान की इमेज सब जगह एक फ्रेंडली कंट्री की है। लेकिन फ्रेंडली कंट्री का मतलब ये नहीं है कि हम लॉजिक छोड़ दें, हम दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दें। फ्रेंडली कंट्री का मतलब है कि हम मदद भी करें, साथ ही साथ हमें, बिल्कुल, यानी जब देश में रहें तो दिल की बात करें, लेकिन जब विदेशों से बात करें, दूसरी कंट्री से बात करें तो दिमाग का इस्तेमाल करें। लेकिन जो बहल साहब कह रहे हैं, बहल साहब कह रहे हैं कि वहां भी दिल से काम लेना चाहिए, अगर उनको मदद की जरूरत हो तो केवल मदद दी जाए। बहल साहब, क्या आपको लगता है कि सिर्फ मदद दे और हम अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचे? हमारे पास भी तो कोई उतना नहीं। जी देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ दिल की सोचनी चाहिए जी, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। मैं ये कह रहा हूं, जब किसी को मदद की जरूरत है तो उनके दिलों को अगर जीतना है तो आपको मदद देनी चाहिए, और ये लॉन्ग टर्म विजन है। नहीं, लेकिन देखिए ना, हम आपके दिलों को जीत करके हमें वहां चुनाव तो नहीं लड़ना है ना बहल साहब। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए ना सर। मुझे आपने गेस्ट बुलाया तो मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए। जी, मैं पूरा मौका दे रहा हूं। अर्थशास्त्री जी ने कितने देशों में काम किया है और कितने इन्होंने रिश्ते बनाए हैं किस किस के साथ, जबकि मैंने जिस देश में भी काम किया है वहां पे एक परमानेंट छाप छोड़ी है। वो छोड़ी इसलिए नहीं है कि मैंने वहां जाके ये बात करी थी कि आपने मेरे से 2% इंटरेस्ट लिया या 4% इंटरेस्ट लिया। और शुरू में जब भी हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की भी बात करते हैं तो वो पॉलिसी में ये है कि वी विल डू मोर विदाउट एक्सपेक्टिंग सो मच इन रेसिप्रोसिटी। शायद आपके अर्थशास्त्री को ये नहीं पता हमारे देश की जो पॉलिसी है, तो उनको बता दीजिए। और दूसरी चीज, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, और बहुत ही अहम है कि जो रिश्तों की ये बात कर रहे हैं, अगर आप चीन की इन्होंने बात करी कि बड़ी हाई रेट, उनका कमर्शियल रेट रहा है, हाई रेट नहीं रहा है। इनफैक्ट जो सबसे कम रेट देते हैं वो जापान देता है, वो आधे % पे देता है, क्योंकि वहां पे बैंक में भी पैसा रखने के लिए पैसा देना पड़ता है। मेरा प्रश्न इनसे है कि गलवान वैली का जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे देश की टेरिटरी गई चीन को, तो वहां पे मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि उसके बाद से 85 से 95 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड था 125 बिलियन डॉलर पे आज है, जिसमें से 97.5 बिलियन डॉलर हमारा निर्यात है, इंपोर्ट है। तो वहां पे क्यों नहीं हम अपना दिमाग लगा रहे जो ये चाहते हैं? हमें उनके साथ दिमाग लगाना चाहिए जहां पे हमारा जो वैसे बहल साहब, आपने वो गलवान वाली जो बात कही कि हमारी टेरिटरी चीन के पास है, ये बात तो मैं एग्री नहीं करता हूं और सरकार भी एग्री नहीं करती है। ये इन्फॉर्मेशन गलत है आपके पास? बिल्कुल सही कहा। ये इन्फॉर्मेशन कहां से है आपके पास? ओके, मैं आप ये बात कोई माने ना माने, लेकिन ये इंटेलिजेंस आपको कहां से पता चला? मतलब जो सरकार का स्टैंड है, ठीक है, विदेश मामलों में आप तो राजनयिक रह चुके हैं। अगर आप बिल्कुल तो सरकार का ही स्टैंड को लेके चलता हूं, उन्होंने ये कहा है कि ये टेरिटरी आज नहीं या पिछले 5-7 साल से नहीं, पर कई सालों से धीरे धीरे चीन ने ली है। ये तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी अभी थोड़े दिन पहले कहा था, जब उन्होंने बात करी थी कि जो चीन है वो दूसरों की टेरिटरी की तरफ देखता है। तो कहीं ना कहीं जब हम मैं जो आपको बात कह रहा हूं कि अगर गलवान वैली में हमारे 20 नहीं, आप बहल साहब, मेरे ख्याल से हम लोग जो है ना संदर्भ बदल रहे हैं। हमारा संदर्भ अभी श्रीलंका है कि श्रीलंका, मैंने आपसे तमिल इशू पे मेरा ये सवाल था केवल। ये क्यों नहीं बताते कि $70 बिलियन जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो क्यों बढ़ रहा है?
ये डिस्कस करने के लिए अलग से प्रोग्राम करेंगे हम, और उस पर हम अलग से करेंगे। हमारे पास समय जो है केवल श्रीलंका के लिए हमने लिया। मैं आपसे जो मेरा तमिल इशू को लेकर के सवाल था, आप सीधा कि ये मेरा सवाल है, ऐसा नहीं है सरकार का कोई स्टैंड है या सरकार ने कोई डिसीजन ले लिया है उस पर आप आलोचना कर रहे हैं। मैंने ये सवाल पूछा आपसे कि क्या अपनी बात को मनवाने के लिए ये सही समय है? आप येस या नो कह सकते हैं। अगर येस है तो भाई ये आर्गूमेंट है, नो है तो उसके लिए ये आर्गूमेंट है। तो ये कोई सरकार का स्टैंड है? ये मेरा सवाल था आपसे कि क्योंकि हमें श्रीलंका में चुनाव नहीं लड़ना है भारत को कि वहां के पब्लिक के सेंटिमेंट को हम जीते। हमें तो अपने देश की भलाई देखनी है, हमारा फायदा जिसमें हमको वो देखना है। तो अगर वहां पर मदद के बदले में हमें ये चीजें मिल जाती हैं जो तमिल सेंटिमेंट को वहां पर ये करेगा, फुलफिल करेगा, तो मुझे इसमें करने में क्या दिक्कत है? देखिए मुकेश जी, आप जैसे मैं आपके अर्थशास्त्री की तरह पहले आपकी प्रेस नहीं करता हूं, फिर गवर्नमेंट की प्रेस नहीं करता हूं, फिर क्वेश्चन को आंसर करता हूं। मैं ये नहीं करता हूं, मैं सीधा मुद्दे पे आऊंगा। मुद्दा ये है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम चाहते हैं कि तमिलियंस को उनकी रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी मिले उनके देश में। अभी इनकी मदद करते हुए ये हम नॉट डायरेक्टली एज अ कंडीशन बट एज अ रिक्वेस्ट हम रख दें, तो चाहे वो माने अभी ना माने, लेकिन उसकी ज्यादा वैल्यू होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर हम उनका आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करें, कोर्स करने की कोशिश करें, तो वहां पे उसको सही नहीं लिया जाएगा। हालांकि वो हमारी एड को ले लेंगे, हमारी मदद को ले लेंगे। लेकिन हम खैरात क्यों बांटते चलें? बात ये भी है ना, अगर हम खैरात बांटते चलें और बदले में कुछ ले नहीं, तो सब लोग हमारे दरवाजे पे आके खड़े होंगे। हमारे पास कोई कुबेर का खजाना अगर है तो अपनी जनता के लिए है ना, हम दूसरे के लिए क्यों खोले दरवाजा? अगर हम दूसरे के लिए खोलते हैं तो हमारी शर्तें तो होंगी ना। जब बैंक से आप लोन लेते हैं तो वो भी अपनी शर्तें रखता। IMF अगर लोन दे रहा है श्रीलंका को तो अपनी शर्तें रख रहा है। तो अगर भारत मदद करेगा तो शर्त रखने में आपको क्यों गुरेज है, इससे क्यों परहेज है? देखिए, शर्त रख के किसी की मदद करना नहीं है। उसको दिख जाता है बहुत क्लियरली कि ये मेरी मदद नहीं कर रहा है, ये अपने फायदे की सोच रहा है। और इस समय पे जो जरूरत है उनकी, वो अगर हम कैश ना भी दें, खाद्य सामग्री दें, उनको दवाइयां दें, उनको डीजल दें और एक्सटेंडेड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जितनी मदद देनी चाहिए थी वो मदद तो दी जा रही है, लेकिन उससे श्रीलंका उठ के खड़ा नहीं होगा ना बहल साहब। अगर आपको उठ करके श्रीलंका को उठा करके खड़ा करना है, आपको एक अच्छा पड़ोसी चाहिए, एक मजबूत पड़ोसी चाहिए, तो आपको नीतिगत फैसले करने होंगे ना। लेकिन ये तो कोई नीति नहीं है कि आप जो है मदद करते जाएं और उसके सेंटिमेंट को जीतें, उसके दिल को जीतें, फिर उसके बाद श्रीलंका को कहें कि आप हमारे बारे में प्रेज करो और जो सरकार, उसी सरकार को चुनो जो सरकार भारत को फेवर करती हो। तो ये भी तो एक पॉलिसी है। मुझे नहीं लगता है कि ये वर्तमान पॉलिसी होनी चाहिए। खैर, अगर ये आप मानते हैं तो ठीक है, आपकी राय है, मेरा कोई उससे विरोध नहीं है। नहीं। देखिए, आप मेरी बात को दूसरी तरह से भी ले रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूं कि आप मदद करिए ह्यूमैनिटेरियन। जी, मैं आऊंगा आकाश जी आपके पास। जी बहल साहब बोलिए। आप मैं ये कह रहा हूं, जो उनको ह्यूमैनिटेरियन मदद की जरूरत है वो जरूर करिए, और उसके साथ साथ अगर आपके कुछ इश्यूज हैं तो उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। और जरूर है कि हम एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट दे दें, जिसका डेट को रीस्ट्रक्चर कर दें। बहुत तरीके हैं कि हम उनकी आज मदद कर सकते हैं, उनको एडवाइस भी कर सकते हैं। अगर हम उनकी मदद करेंगे और तब एडवाइस करेंगे तो वो सुनेंगे। पर अगर हम उनको एडवाइस करेंगे कि जैसे आपके अर्थशास्त्री कह रहे थे, तो वो आपको कुछ कहेंगे नहीं इस समय, क्योंकि इन्होंने शायद काम नहीं किया दूसरे देशों में, तो इनको पता नहीं कि लोगों की क्या फीलिंग्स होती हैं उस समय। तो जब ये काम करेंगे तो इनको पता चलेगा कि जब आप किसी को कोई भी मदद देते हैं पर साथ में कंडीशन रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत चीज चुपती है। पर अगर आप उनको मदद करते हैं और साथ कोई भी अपना भी ध्यान मदद देने के लिए आता है, अपना भी ध्यान रखते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छा तरीके से देखा जाता है। जी, 1991 में जब भारत को मदद मिली थी तो वो तो अनकंडीशनल नहीं थी ना। अब अभी भी अगर भारत चाहे रूस के साथ हो, चाहे अमेरिका के साथ हो, विदेशी देशों, दूसरे देशों से संबंध तो कंडीशनल ही होगा ना बहल साहब। बिल्कुल। अगर आप ये कहें कि 1991 में सिर्फ हमको IMF ने हमारे पे स्ट्रिंजेंट कंडीशंस नहीं लगाए थे, लेकिन IMF ने हमारे साथ एक और काम भी किया था कि हमारा गोल्ड तक को हमको प्लेज करना पड़ा था। आपको शायद याद होगा। बिल्कुल। तो लेकिन हमारी पॉलिसी क्या है? नेबरहुड फर्स्ट है।
हमारी पॉलिसी क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन पॉलिसी कम तो है, सर बदली जाती है, अपने देश के हित में पॉलिसी बनाई ये जाती हमारे है, बदली गवर्नमेंट की जाती है। पॉलिसी पॉलिसी है। कोई वैसी चीज नहीं है जो आपने एक बार बना लिया तो भाई जब जो नहीं, जैसा नहीं, नहीं, कंडीशन नहीं, होता है उस हिसाब से पॉलिसी लेकिन बनती है। लेकिन जी तो उस समय पे पॉलिसी अब बदलेंगे भी तो ऐसी पॉलिसी ना रखिए जिससे उधर के लोगों में आपके प्रति रोष बढ़ जाए। उधर के लोगों से भारत की क्या समस्या? भारत और श्रीलंका के बीच में एकमात्र इशू तमिल सेंटिमेंट है, दूसरा कोई इशू नहीं। भारत के साथ श्रीलंका की कोई लड़ाई नहीं है, कोई सीमा विवाद नहीं है, कोई दूसरा विवाद नहीं है। केवल तमिल सेंटिमेंट को लेकर के ही, तमिल राजनीति को लेकर ही भारत और श्रीलंका में जो भी उठापटक या कहे जो खींचतान होती है इसी इशू पे होती है। तो ये अगर यहाँ पर अगर मौका मिला है तो क्यों ना इस पे बात किया जाए। खैर अपनी अपनी राय, आकाश जी आपको जवाब देना चाहते हैं। आकाश जी। जी 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 जी, मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, हमने अपने लोगों के वेलफेयर के लिए, अपने लोगों के ग्रोथ के लिए, अपने लोगों के जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारी सरकार बनी हुई है। और आज ये दुनिया का दस्तूर है। अमेरिका के हुक्मरान भी कई सालों से कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट। हर कंट्री अपने घर का ध्यान रखती है, हर कंट्री अपना इंटरेस्ट वॉच करती है। आज ग्लोबल पॉलिटिक्स बड़ी क्लियर है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो हमने, मैं थोड़ा देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, हमने उनके साथ दोस्ती रखनी है, हमने ग्लोबल रिलेशन रखने हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने उनकी जनता का कोई ठेका नहीं लिया हुआ। हमने अपना इंटरेस्ट वॉच करना है, साथ ही साथ अपने ग्लोबल रिलेशन मेंटेन करके रखने हैं। दूसरी आपने बड़ी लॉजिकल बात की है, आज की तारीख में हम कोई धन कुबेर नहीं है, ये तो हमारी गवर्नमेंट की एबिलिटी है और मैनेजमेंट है कि इतने बड़े तो सेटबैक हमें मिले मुकेश जी। सबसे बड़ा सेटबैक हमें मिला पहले कोरोना का, उसके बाद सेटबैक मिला रशिया यूक्रेन का। उसके बावजूद हमारी गवर्नमेंट का टैलेंट है, हमारे पास बहुत हाई डेफिसिट रहे हैं। डेफिसिट की फिगर्स मैं आपको दोनों बता देता हूं, लोगों को जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी के अभाव में लापरवाही में चीजें बोलना शुरू कर देते हैं। इतने डेफिसिट के बाद अपनी कंट्री को मैनेज करना ही हमारी सरकार की एबिलिटी है। आज जो है कितने लोग हैं जो बता पाएंगे पिछले साल और आज इस साल कितना डेफिसिट है? बहुत हाई डेफिसिट में हमारी कंट्री। डेफिसिट का मतलब हमारे खर्चे और कमाई का गैप। उसके बावजूद हमारे सरकार की टैलेंट और एबिलिटी है कि इतना बड़ा वैक्सीनेशन किया, गरीब भाई बहनों को भोजन किया और कंट्री को भी मेंटेन किया जा रहा है कहीं ना कहीं, चाहे हमारी रेटिंग हो, चाहे हमारे ग्लोबल रिलेशन हो, चाहे ग्लोबल बिजनेस। और जहां तक ग्लोबल बिजनेस की बात है, वहां भी कुछ फैक्ट्स में रख दूं जो बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। ऑलरेडी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए साइन कर चुके हैं, यूके के साथ एफटीए साइन करने के हम एडवांस स्टेज में है। एक्सपोर्ट के अंदर हम बहुत बड़ी ग्रोथ ऑलरेडी ले चुके हैं। जहां तक चाइना की बात है, चाइना ऑलरेडी साइडलाइन हो चुका है। आज की तारीख में ग्लोबल कंट्रीज जो है चाइना के जो बायलैटरल एग्रीमेंट, जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है उसमें पार्टनर नहीं कर रहे, इंडिया के साथ जो है बायलैटरल एग्रीमेंट में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को, आपने बहुत लॉजिकल बात की है, आई एम ऑल प्रेजेंट फॉर योर क्वेश्चन। आज की तारीख में हिंदुस्तान की एबिलिटी है कि हमने चीजें मैनेज करके रखी है किसी न किसी तरीके से, इतने बड़े झटकों के बावजूद। तो आज की तारीख में ये सच्चाई है कि हम धन कुबेर नहीं है, ये तो हमारा टैलेंट और एबिलिटी है। वरना हालत देखिए क्या है। मैं बात श्रीलंका पाकिस्तान की नहीं कर रहा, जर्मनी की बात कर रहा हूँ। जर्मनी का डेटा दे दूं मैं, जर्मनी में 7.3% इन्फ्लेशन है। 40 साल तक वहां इन्फ्लेशन नहीं हुई थी। यूके जैसी कंट्री, वहां 10% इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट की जा रही है। अमेरिका इन्फ्लेशन से परेशान है, यहां तक कि उन्होंने सारी दुनिया से अपील कर दी कि क्रूड ऑयल कुछ जो है आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व में से बेचिए ताकि क्रूड ऑयल के दाम कम हो। तो आज जब बड़ी से बड़ी इकोनॉमी परेशान है, पूरे ग्लोबल के ऊपर जो है दिक्कत आई हुई है। और मैंने डेटा दिया शुरू में कि 4.1 की जो जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट थी, मात्र 2.7% की एक्सपेक्ट की जा रही है। तो ऐसे में हमें अपना घर मैनेज करना है। उतने बड़े धन कुबेर आज की तारीख में हम नहीं है कि उनको, मुझे लगता है कोई भी नहीं है। अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था भी जो है किसी को भी अगर मदद करता है तो वो कंडीशन लगाता है और अपने देश की फायदे को देखते हुए ही कहीं मदद करता है। और ये करना भी चाहिए, ये उनका पहला अधिकार है कि वो पहले अपने देश की जनता की देखभाल करें, उनके हितों की सोचे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे पास समय की कमी है। अब चर्चा तो आगे भी हो सकती है। बहल साहब बीच से छोड़ के जा चुके हैं। बहल साहब वैसे भी प्रोग्राम खत्म होने का समय हो गया था। बहल साहब आप हमसे जुड़े और अपनी बातें रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाश जिंदल जी आप भी जुड़े, अपनी बातें रखी हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन श्रीलंका में जो आग लगी है वो आग जो है अभी तत्काल बुझती हुई नजर नहीं आ रही है। मदद की जो दरकार श्रीलंका को है वो मदद भारत पहुंचा सकता है, लेकिन क्या भारत बिना किसी शर्त के
मदद पहुंचाएगा या उन इशू को डील करने के लिए या उन इशू के सॉल्यूशन के साथ कोई शर्त रख करके श्रीलंका के सामने भारत मदद पहुंचाएगा। कोई भी कंडीशन हो, लेकिन श्रीलंका हमारे लिए मजबूरी है, हमें श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध बना के रखने हैं, क्योंकि श्रीलंका की जो स्ट्रैटेजिक जो पोजीशन है वो पोजीशन जो है भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। इसलिए श्रीलंका के साथ कोई भी निर्णय लेने से पहले सरकार जो है काफ़ी सावधानी बरतती है और बरतना भी चाहिए। लेकिन मदद अगर श्रीलंका की करनी है तो श्रीलंका